हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जोसेफ एडिसन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सटायरिकल एसे फीमेल ओरेटर्स, जो उनके एक जर्नल में पब्लिश हुआ था और उसका नाम था द स्पेक्टेटर। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने मिलकर द स्पेक्टेटर नाम का एक पीरियोडिकल स्टार्ट किया था, जिसका एम था सोसाइटी को इम्प्रूव करना, मॉरली भी और इंटेलेक्चुअली भी। एडिसन के टाइम में स्पेक्टेटर जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर जर्नल हुआ करता। इट हैज अ रीडरशिप ऑफ ओवर 3000 डेली कॉपीज, जो कि कॉफी हाउसेज में, सैलून्स में और घर में पढ़ी जाती थी। द स्पेक्टेटर के जितने भी एसेज हुआ करते थे, उनमें से अधिकतर एसेज ऐसे ही हुआ करते जिसमें कोई मॉरल लेसन होता था। उनको लोग जेंटल सटायर के रूप में लेते थे और इनका एम हुआ करता सोशल मैनर्स को क्रिटिसाइज करना। ये ऐसे 18th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी में विमेन के बिहेवियर और स्पेशली जो एक्सेसिव टॉकिंग हैबिट्स होती है उस पे एक ह्यूमरस कमेंट करता है। इस ऐसे में एडिसन ने विटी और आयरॉनिक टोन में विमेन के बोलने के स्टाइल पर कमेंट्री की है, लेकिन इससे इतनी सी बात नहीं है, इसका एक डीपर मीनिंग है और उसको समझने की जरूरत है। आप जब इस एसे पे अपने आंसर्स लिखेंगे तो एक अच्छा आंसर वो होगा जिसमें आपने कोई रेफरेंस दिया हो, कोई क्रॉस रेफरेंस दिया हो या फिर किसी क्रिटिक को कोट किया हो। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को तो हम सब जानते हैं, ये एक फेमस एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं। इन्होंने डिक्शनरी भी लिखी थी, फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, और इन्होंने जोसेफ एडिसन के इस एसे के जो प्रोज स्टाइल है उसकी तारीफ की है। उसकी तारीफ करते हुए लिखा है, Whoever wishes to attain an English style, familiar but not coarse and elegant but not ostentatious, must give his days and nights to the volumes of Edison। और इस कॉम्प्लीमेंट से हमें पता चलता है कि एडिसन जो है वो डेलिकेट टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते थे, पर्टिकुलरली जेंडर बिहेवियर। ये एक बहुत सिंपल सा एसे है। जब आप इस एसे को रीड करते हैं तो आपको वो ह्यूमर, वो सटायर समझ में आने लगता है, लेकिन वो इंसल्टिंग नहीं है, उनके टोन इंसल्टिंग नहीं है, ह्यूमिलिएटिंग नहीं है। और अपने आंसर्स को फ्रेम करते टाइम आपको ये जो 5 पॉइंट हैं ये याद रखने हैं और आप अपने आंसर्स में इनको यूज करना है। पहला पॉइंट है विमेन्स टॉकेटिवनेस एज अ थीम। जोसेफ एडिसन कहते हैं कि कुछ विमेन इतनी ज्यादा बोलती हैं कि उन्हें ओरेटर्स कहा जा सकता है। ओरेटर्स एक रिस्पेक्टफुल टर्म होती है और इसका मतलब है कोई अच्छा स्पीकर, लेकिन यहाँ जो है ये टर्म एक सटायर के रूप में यूज हुई है। उनका ये कहना है कि कुछ विमेन के पास टोरेंट ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कि उनका बोलना रुकता ही नहीं है, उनकी स्पीच लॉजिकल या मीनिंगफुल कम और कंटिन्यूअस ज्यादा होती है। अगर आपने इस एसे को लाइन टू लाइन पढ़ा है तो इसमें एक लाइन आती है, देयर इज नॉट अ गर्ल इन टाउन बट लेट हर टंग रन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। पूरे एसे में इसी तरह की बात हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कंपैरिजन विद पार्लियामेंट ओरेटर्स। जोसेफ एडिसन कंपेयर करते हैं विमेन के नॉन स्टॉप बोलने को उन ओरेटर्स से जो पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं, पर वो कहते हैं कि फीमेल ओरेटर्स का टॉपिक होता है नेबर, फैशन, मैरिज, ये बहुत ही ट्रिवियल मैटर्स, जबकि पार्लियामेंट में लोग बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, बिल पास होते हैं, बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं बात करने के। तो इस तरह के जो कंपैरिजन किए गए हैं पार्लियामेंट ओरेटर्स के साथ, वो सटायरिकल तो है लेकिन वो एक तरह से पैट्रियार्कल थॉट प्रोसेस भी दिखा रहा है। तो इस ऐसे को बहुत प्रेज तो मिली थी अपने टाइम में, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इस ऐसे को क्रिटिसिज्म भी मिला है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो कंपैरिजन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को स्टडी करता है, उसको एक्सपोज करता है कि जब मेन बात करते हैं तो उनको और उनकी बातों को वाइज समझा जाता है कि बहुत सही बात कर रहे होंगे, बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, बट विमेन के बोलने को गॉसिप या फिर नॉइज के रूप में दिखाया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसकी सटायरिकल टोन। ऐसे का टोन ह्यूमरस और मॉकिंग है लेकिन ऑफेंसिव नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कमेंट्री ऑन सोसाइटी एंड एजुकेशन। ये ऐसे इनडायरेक्टली ये भी सजेस्ट करता है कि अगर विमेन को मीनिंगफुल एजुकेशन और प्रोडक्टिव रोल्स मिले तो उनकी जो एनर्जीज हैं वो बेकार बातों में वेस्ट नहीं होंगी। सो एडिसन सोसाइटी को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मॉकिंग विमेन, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको अच्छी डायरेक्शन देनी चाहिए ताकि उनका जो ये टैलेंट है ये किसी काम आ सके। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड स्टाइल। एडिसन का स्टाइल बहुत ही सिंपल है, एलिगेंट है और विटी है। ऐसे में जो आयरनी और एग्जैजुरेशन, जिसको हम अतिशयोक्ति भी कहते हैं, और जो जेंटल मोकरी का यूज करते हैं वो जोसेफ एडिसन से अच्छा कोई नहीं कर सकता। उनकी राइटिंग का एम होता है टू करेक्ट मैनर विदाउट साउंडिंग रूड। अगर हम डीपर एनालिसिस करें इस ऐसे का तो ये सिर्फ विमेन के स्पीच हैबिट का मजाक नहीं है, बल्कि एक सोशल सटायर है जो बताता है कि विमेन के लिए एक मीनिंगफुल आइडेंटिटी बनाना कितना मुश्किल था 18th सेंचुरी में।
उनकी स्पीच एक तरह का एस्केप मैकेनिज्म बन जाती है। जहां उनको पब्लिक वॉइस नहीं मिलता, वहां वो डोमेस्टिक वर्ल्ड में अपनी वॉइस असर्ट करने की कोशिश करती हैं। फीमेल ओरेटर्स जो है वो एक फनी और एंटरटेनिंग ऐसे है। ये ऐसे एक रिमाइंडर है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, सबको बोलने का हक, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस और पेशेंस, ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं, मेजरली जो कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं, उनका ये मानना है कि जो इस तरह के एसेज हैं फीमेल ओरेटर, वो विमेन के लिंग्विस्टिक पावर को रिडिक्यूल करने का तरीका था और अपना जो मेल डोमिनेंस था उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है इंटेलेक्चुअल और पब्लिक स्पेसेस में। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये हाईलाइट करते हैं कि जो इस तरह के एसेज हैं वो हिस्टोरिकल पॉलिसिंग करते हैं फीमेल स्पीच की इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस। इस एसे से ये कुछ कोटेशंस हैं जो बहुत पॉपुलर हुई थी, आप चाहें तो अपने आंसर्स में इनको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फीमेल ओरेटर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। हमने अपने नोट्स में ऐसे से पहले एक समरी दे रखी है कि अगर आपने ऐसे नहीं भी पढ़ा हुआ है अपने मास्टर्स में या अपनी ग्रेजुएशन में, आपकी नेट की तैयारी करते हुए या HPSC की तैयारी करते हुए, तो भी आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि इस टेक्स्ट में क्या है। तो आप पहले इसकी समरी रीड कर सकते हैं, उसके बाद में इस पे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ रिचर्ड स्टील्स एसे फीमेल ओरेटर। ये आंसर आज मैं आपके लिए रीड करती हूँ। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं इस ऐसे पे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इन फीमेल ओरेटर्स, Richard Steele examines the phenomena of women who are particularly talkative or outspoken. The essay offers a satirical perspective on the subject, reflecting the gender norms and societal expectations of 18th century. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो सेंट्रल आइडिया है उसकी बात की है, टोन ऐसे का कैसा है उसकी बात की है, और कौन सी सेंचुरी को पर्टिकुलरली ये टारगेट करता है उसके बारे में बताया है। Steele humorously critique women who dominate conversations, suggesting that excessive talkativeness can be a flaw. He implies that such behavior may stem from vanity or a desire for attention, and contrasts this with the ideals of modesty and restraint traditionally associated with femininity. दूसरे में हमने इसका मोटिव बताया है कि इस ऐसे में बेसिकली स्टील क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। विमेन की जो टॉकेटिव बिहेवियर है उसको तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसको जोड़ रहे हैं विमेन के अटेंशन पाने के डिजायर से और उसकी वैनिटी से। However, the essay also acknowledges that eloquence and intelligence are admirable qualities. Steele suggests that when used appropriately, a woman's ability to speak well can be a positive attribute. The key, according to the essay, is balance, being articulate without being overbearing. ये बहुत अच्छी लाइन्स हैं, टू द पॉइंट बात की गई है और स्मार्टली समराइज किया गया है। द essay reflects the period's ambivalence towards women's role in public discourse. While it recognizes women's potential for wit and insight, it also reinforces the notion that they should adhere to certain behavioral norms. अब यहाँ पर patriarchal society का थोड़ा सा हमें glimpses मिलती हैं कि वो women को customize करने की कोशिश कर रहे हैं। In conclusion, female orators use satire to explore contemporary attitudes towards women's speech and behavior. It encourages self-awareness and moderation, aligning with Steele's broader theme of social critique and moral instructions. ये एक जनरल क्वेश्चन था जिसमें हमने मेन आइडियाज की बात करी है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टेक्स्ट पे बनता है वो तो एक सेंट्रल थीम का ही बनता है। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हाउ डज एडिसन यूज सटायर टू डिपिक्ट द फॉल्ट्स ऑफ फीमेल ओरेटर्स। तो एक तरह से वही जो समरी है उसको आपको अच्छी लैंग्वेज में, एकेडमिक लैंग्वेज में पर्टिकुलरली पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है, इसका ध्यान रखते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है। क्वेश्चन नंबर 3, what enlightenment values are reflected in female orators? ऑगस्टिन एज को हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं और उसमें किस तरह की वैल्यूज थी, रैशनैलिटी थी, मॉडरेशन था, सेल्फ रेस्ट्रेंट थी, सिविलिटी थी, उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया गया है इस ऐसे में, उसकी बात आपको करनी है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है हाउ डज एडिसन बैलेंसेस क्रिटिसिज्म एंड प्रेज ऑफ वीमेन इन फीमेल ओरेटर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरे टेक्स्ट में वो जो बैलेंसिंग है, तो वो बैलेंस आपको समझ में आया कि नहीं, वो भी इस ऐसे की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
तो ये 4 मेजर क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए। उसके बाद और भी एसेस हैं, उन पे हमने और क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं। एक एसे के ऊपर लगभग 4 क्वेश्चंस हमने फ्रेम कर रखे हैं, प्लस समरी भी दे रखी है। तो आप अपने नॉन फिक्शन को इन नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप सारा का सारा कोर्स एक साथ लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल करिए, उसका प्रोसेस हम आपको मेल में बता देंगे। आप एक डेमो पीडीएफ भी मांग सकते हैं अगर आपको देखना है कि आंसर की क्वालिटी कैसी है, किस तरह की लैंग्वेज यूज हुई है, स्ट्रक्चर क्या है, आंसर फॉर्मेशन कैसी की गई है, तो उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ लेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कि इतना काफी रहेगा क्या। यूपीएससी की कोचिंग देने वाली बहुत सी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स लिखिए। यूपीएससी मेंस पेपर की गाइडलाइन में भी यही लिखा हुआ है कि 200 to 250 वर्ड्स आपको अपने 10 मार्क्स के आंसर में लिखने हैं। तो एचपीएससी में भी इसी रूल को फॉलो करने की कोशिश की जाए तो आपका पेपर कंप्लीट करने में आपको आसानी रहेगी। फिर भी अगर आपको मास्टर्स में बहुत ज्यादा लिखने की आदत अगर पड़ गई है तो आप 250 to 300 वर्ड्स लिख सकते हैं, इससे ज्यादा वर्ड्स आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जो अवेलेबल कंटेंट है आप उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। जब आप 3-4 आंसर्स किसी एक ऐसे के ऊपर याद करके जाएंगे तो आपके पास वैसे सफिशिएंट मटेरियल होगा अपना एक आंसर फ्रेम करने के लिए। आप राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, कुछ रैंडम क्वेश्चंस के आंसर लिखना स्टार्ट करिए। अगर आपको आंसर्स याद होंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता होगा तो एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आप कोई ऐसा क्वेश्चन फेस करेंगे जो आपने पहले नहीं प्रिपेयर कर रखा होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने थॉट्स को अरेंज करना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा, फिर आप एक आउटलाइन तैयार करेंगे, उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कटिंग्स भी हो सकती हैं। जितनी कटिंग्स होंगी, जितनी मिस्टेक्स होंगी, उतने नंबर कटेंगे। इसलिए कम लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, सही लिखिए, अच्छी लैंग्वेज हो, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। आई होप आपको इन वीडियोस से थोड़ा गाइडेंस मिल पा रहा होगा अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड विश यू लक।